हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस में नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा जीवन की श्वास यानी वायु। सेकंड टॉपिक होगा हमारा जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। थर्ड टॉपिक होगा हमारा वायु की गति यानी पवनें, वर्षा, ये सभी चीज़ें होंगी। वायु प्रदूषण होगा और होगा जल एक अद्भुत द्रव यानी जल प्रदूषण भी होगा, और होगा मृदा में खनिज की प्रचुरता, जल चक्र, ये सभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑक्सीजन चक्र और ओजोन परत। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो हमारा प्राकृतिक संपदा क्या होगा एक परिचय के रूप में पढ़ेंगे। जीवों के लिए पृथ्वी एक अनुकूल स्थान है, मतलब कि जो जीवित जीव होते हैं उन लोगों के लिए पृथ्वी एक अनुकूल स्थान है। और ये क्यों अनुकूल है और कहीं पर जीवन क्यों नहीं अनुकूल है? क्योंकि यहाँ पर जल, वायु, मृदा, उचित तापमान, भोजन, सूर्य का प्रकाश एवं अन्य कारक उपस्थित हैं। मतलब कि ये सभी कारक उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इन सभी जैव और अजैव घटक के को मतलब कि जो जैव और अजैव घटकों का एक ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो हम लोग प्राकृतिक संपदा में हम लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पर पृथ्वी में जीवन क्यों संभव है। क्योंकि यहाँ पर जल, वायु, मृदा और उचित तापमान, भोजन, सूर्य का प्रकाश सभी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि पूरी मात्रा में जितनी की जीवित लोगों को ज़रूरत होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जीवन है पृथ्वी पर। इसके बाद जो जीवन के लिए हम लोगों को श्वास लेने के लिए एक वायु चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो उसमें हम लोग वायु बहुत सी गैसों का जल वाष्प का मिश्रण होता है। जो वायु होती है हमारी हवा होती है उसमें बहुत सारी गैसें और जल वाष्प का एक मिश्रण होता है। हमारा ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारी वायु होती है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा एक मिश्रण। ओके, इसके बाद जो इसमें नाइट्रोजन गैस होती है वो होती है 78%। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो होती है 21%। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.03%। और ये अब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कुछ बढ़ गया है, 0.04% हो गया। ओके, इसके बाद कुछ अन्य गैसें होती हैं और जल वाष्प और धूल के कण भी होते हैं। तो जो हमारी वायु होती है इसके अंदर हमारी बहुत सारी गैसें होती हैं और जल वाष्प होते हैं। ओके, जो जीवन की श्वास यानी वायु है उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जीवों के लिए अनिवार्य होती है। मतलब कि जैसे कि हम लोग जो जीवित जीव होते हैं उन लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस होती है वो अनिवार्य होती है। कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। मतलब कि जो हम लोगों के अंदर कोशिकाएं होती हैं यानी सेल्स होती हैं, तो उनमें जो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उनको तोड़ने के लिए तथा ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ओके, इस प्रकार श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन उपयोग की जाती है। मतलब कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मुक्त करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। मतलब कि जो जलवायु का नियंत्रण होता है उसमें हम लोगों की एटमॉस्फेयर की क्या भूमिका होती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है। मतलब कि जिसे कि आवरण मतलब कि एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, या वायुमंडल बोलते हैं। और जो वायुमंडल होता है पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करता है। क्योंकि जो पृथ्वी का औसत तापमान होता है वो एक एटमॉस्फेयर के कारण नियत रहता है। मतलब कि ना बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, और इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। और चंद्रमा पर जीवन इसीलिए नहीं संभव है क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पर नहीं है। और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो रात में हो जाता है 190 डिग्री सेल्सियस, नहीं -190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जो वो दिन के टाइम पे होता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, तो इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है।
अब हम लोग देखेंगे वायु की गति यानी पवनें। तो जो वायु की गति के कारण कभी समीर मतलब कि जो हवा चलती है नॉर्मल, कभी तेज हवा मतलब कि बहुत तेज हवा चलती है, और कभी तूफान का अनुभव हम लोग करते हैं। मतलब कि जो ये कभी समीर और कभी तेज हवा और कभी कभी बहुत तेज तूफान का हम लोग अनुभव करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो क्यों आता है? इन सभी घटनाओं के पीछे का कारण होता है सूर्य की किरणों से हवा का गर्म होना। मतलब कि जो हम लोगों के पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उनका हवा में गर्म होना जब वो हवा में गर्म हो जाती हैं, तो उससे हम लोगों की आंधी तूफान और हवाएं चलती हैं। ओके। दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। मतलब कि जब दिन का टाइम होता है, तो जो स्थल के ऊपर वायु होती है वो तेजी से गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, और वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। मतलब जो वहाँ का दाब होगा वहाँ का क्षेत्र जो हो जाएगा, वो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके। जो इसके मतलब कि फलस्वरूप क्या होता है, जो कम वायु जो जो इसके ऊपर समुद्र के ऊपर वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब कि जब उसका दाब कम हो जाता है, तो उसी क्षेत्र की ओर वायु प्रवाहित होती है और हमारे पवनों का निर्माण होता है। ओके। तो वायुमंडल में असमान रूप से गर्म होने के कारण हमारी वायु की गति उत्पन्न होती है। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्षा यानी रैन के कैसे होती है। सूर्य की गर्मी से जलाशयों में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनकर ऊपर उठती है। मतलब कि जब सूर्य की गर्मी होती है, तो जो जलाशय होते हैं जैसे कि समुद्र होता है, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प मतलब कि जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। ठंडा होने के कारण मतलब कि जब ये ठंडा होने के बाद जो जल वाष्प होता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है, और ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं। मतलब कि जो बूंदें होती है वो बड़ी और भारी हो जाती है, तभी वर्षा नीचे की ओर ये गिरने लगती है। ओके। तभी हम लोगों में क्या होती है, हम लोगों के यहाँ बारिश होती है। वर्षा का पैटर्न होता है पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। मतलब कि जैसी हवाएं चलेंगी वैसे ही वर्षा होगी। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। वायु में अवांछनीय एवं हानिकारक गैसों या पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब कि जब वायु में अवांछनीय मतलब कि कोई उल्टी सीधी गैसें आकर मिल जाती है और हानिकारक पदार्थ आकर मिल जाते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आज के समय में मनुष्य समेत पूरी दुनिया के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए वायु प्रदूषण एक विकट समस्या बन चुका है। वायु प्रदूषण मतलब कि एक आजकल बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है, इसलिए एक समस्या बन गया है। वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है जीवाश्मिक ईंधन और कोयला और पेट्रोलियम का दहन। मतलब कि जब हम लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, और जीवाश्म ईंधन के अंदर आएगा हमारा कोयला, पेट्रोलियम, मतलब कि जो कोयला होगा और पेट्रोलियम होगा और उसका जब दहन होगा, तो उससे हम लोगों का वायु प्रदूषण होगा। जीवाश्म ईंधन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जो जीवाश्म ईंधन हम लोग यूज करते हैं, तो उससे सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जो उसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं वो वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक जल को अपने अम्लीय बना लेते हैं। ओके। जब वो जल को अम्लीय बना लेते हैं, तो उससे हम लोगों की होती है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। और जो अम्लीय वर्षा होती है वो हम लोगों के भवनों, फसलों और जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु में निलंबित कण, जो जीवाश्म ईंधन का हम लोग दहन करते हैं, तो उससे जो वायु में कण होते हैं वो बिना जले कार्बन कण में हाइड्रोकार्बन की मात्रा आ जाती है। मतलब कि जो जीवाश्म ईंधन में दहन होगा, तो वायु के जो निलंबित कण होंगे वो बिना जले कार्बन कण जो होंगे उसके, वो बिना जले हाइड्रोकार्बन की मात्रा में आ जाते हैं। और जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसमें वायु प्रदूषण से मनुष्य श्वास संबंधी बीमारी भी होती है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी, और बहुत सारी अन्य घातक बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हम लोगों को वायु प्रदूषण बहुत बचाना चाहिए। और जो लाइकेन होते हैं वो हमारे वायु प्रदूषण का मुख्य कारक होते हैं। जो लाइकेन वायु की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अति संवेदी होते हैं। मतलब कि जो लाइकेन होते हैं उससे हम लोगों को पता चलता है कि जो वायु प्रदूषण है उसकी मात्रा पता चलती है। वो वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। ओके।
इसके बाद देखेंगे जल। जल एक जो जल होता है वो हम लोगों के जल की वजह से ही हम लोगों का जीवन है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए जल आवश्यक होता है, मतलब कि जो भी जीवित जीव हैं उनके लिए जल अति आवश्यक होता है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं, मतलब कि जो हम लोगों के अंदर कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं वो होती है जल के माध्यम से। ओके। शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों को परिवहन के लिए घुली हुई अवस्था में होती हैं। जो शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का परिवहन होता है वो उसकी घुली हुई अवस्था में होता है। ओके। अतः जीवित प्राणियों के लिए अपने शरीर में जल की संतुलित मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जो जल का अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों में मिल जाना कहलाता है जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण के कारण प्राकृतिक गुणों का ह्रास होता है, मतलब कि प्राकृतिक गुणों का क्षरण होता है, मतलब कि कम होता है। ओके। इससे सभी तरह के जीव और पौधे प्रभावित होते हैं। और जो हमारे जल प्रदूषण का कारण होता है वो क्या होता है, कीटनाशक और उर्वरक का खेतों में उपयोग। मतलब कि जो हम लोग खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करते हैं उससे हमारा जल प्रदूषण फैलता है। उद्योग में उपयोग होने वाले विषैले पदार्थ, पारा आदि, इनसे भी हमारा क्या फैलता है, जल प्रदूषण फैलता है। कारखानों से निकालने वाले अपशिष्ट पदार्थों का जलाशयों में विसर्जित करना, मतलब कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं तो उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो उनको जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, इसलिए भी हमारा जल प्रदूषण बहुत अधिक होता है। कारखानों से निकलने वाले गर्म जल का सीधे जलाशयों में मिलना, मतलब कि जो कारखानों से गर्म या गंदा जल निकलता है उसका सीधे जलाशयों में मिला देना, इसलिए हमारा जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारक बनता जा रहा है। ओके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।